नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है, जिसमें हम आपको बताते हैं कि कोरोना वायरस से जुड़ी कौन सी खबर सही है और कौन सी अफवाहें हैं। एक तस्वीर जो सबकी नजर अपनी तरफ खींच रही है वो है कुंभ में हो रहे स्नान, और दूसरी तस्वीर है बंगाल में चल रही रैलियां। तो दोनों राज्यों में इस वक्त जो स्थिति उत्पन्न होती जा रही है, क्योंकि यहाँ दो बड़े जमावड़े हो रहे हैं, इसकी वजह से स्थिति अब कोरोना की इन दोनों राज्यों में बुरी होती जा रही है। कुंभ में साधु संतों का शाही स्नान हुआ, रोज वहां आम लोग आ रहे हैं जो कि लाखों की संख्या में बिना किसी सोशल डिस्टेंसिंग के, मास्क के डुबकी लगा रहे हैं। और दूसरी तरफ बंगाल में बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं जहां पर नेता पहुंच रहे हैं, आम लोग पहुंच रहे हैं, और यहां भी कोरोना की जो सोशल डिस्टेंसिंग जिसे हम कहते हैं वो कहीं नहीं देखने को मिल रही है। हम आपको कुछ आंकड़े और कुछ बातें बता दें जो कि ये बताते हैं कि किस तरीके से ये दो जमावड़े भारत पर भारी पड़ सकते हैं। आप उत्तराखंड के इस ग्राफ को देखिए और इससे साफ हो जाता है कि किस तरीके से जो दूसरी लहर है वो तेजी से बढ़ी है और कब बढ़ी है। पहला शाही स्नान जैसे कि आप देख सकते हैं 11 मार्च को हुआ था, और जो तीसरा शाही स्नान हुआ वो 14 अप्रैल को हुआ। इसके बीच में जो कोरोना का ग्राफ ऊपर गया है वो आप अपनी आंखों से खुद देख सकते हैं। तो कुंभ में एक महाप्रकोप है और वो कोरोना का है। कई बड़े साधु जो हैं वो संक्रमित इस वक्त कहे जा रहे हैं। कुछ एस्टिमेट्स 30 के हैं, कुछ कहते हैं 60 से ऊपर साधु इस वक्त जो उच्च कोटि के साधु हैं उनमें फैल चुका है। वहां पर जो पुलिस वाले हैं उनमें भी कोरोना का संक्रमण हो चुका है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के जो प्रमुख हैं वो फिलहाल ऋषिकेश के एम्स अस्पताल में भर्ती हैं। महानिर्वाणी अखाड़े के महामंडलेश्वर की मौत हो गई है। निरंजनी अखाड़ा जो कि दूसरे नंबर का सबसे बड़ा अखाड़ा है, उसने कुंभ छोड़ने का फैसला कर दिया है, जबकि कुंभ को अभी 2 हफ्ते बाकी हैं। तो क्या कुंभ की स्थिति अब आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है? कुंभ ही नहीं, अब हम आपको बंगाल दिखाते हैं। उत्तराखंड एक तरफ, दूसरी तरफ बंगाल। बंगाल में सियासत का कुंभ चल रहा है और वहां पर इस वक्त जिस तरह की तेजी देखी जा रही है उसमें भी कहीं ना कहीं आपको चुनाव से रिश्ता नजर आएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो चुनाव की तारीख का ऐलान हुआ था वो 27 फरवरी को हुआ था, ठीक है। और उसके बाद आप देखिए 26 फरवरी को जब माफ कीजिएगा ऐलान हुआ, उसके बाद आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कैंपेनिंग बढ़ी और कैंपेनिंग के साथ साथ बढ़ता गया कोरोना। और आप देख सकते हैं कि अब जबकि पहले चरण के मतदान के बाद जो कर्व ऊपर जानी शुरू हुई थी वो 10 अप्रैल यानी कि चौथे चरण के मतदान तक आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा ऊपर चली गई। ऐसे में बंगाल में जो महामारी है उस पर सियासत पूरी तरह से हावी हो चुकी है। चुनाव प्रचार शुरू होते ही मामले भी बढ़ने लग गए और जैसे जैसे दौर बढ़ रहे हैं उसी तरीके से मामले भी बढ़ रहे हैं। टेस्टिंग कम है, रैलियों में कई नेताओं को कोरोना हो गया है और एक कांग्रेस उम्मीदवार की तो अब मौत भी हो चुकी है। ऐसे में हम चर्चा कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर राजेश पारिक जो कि डायरेक्टर है मेडिकल रिसर्च जसलोक हॉस्पिटल मुंबई से, और साथ में डॉक्टर नीरज जैन भी हैं जो कि चेयरमैन है डिपार्टमेंट ऑफ चेस्ट मेडिसिन सर गंगा राम हॉस्पिटल दिल्ली से। डॉक्टर पारिक, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। हम हमेशा उंगली उठा करके महाराष्ट्र की तरफ कहते रहते हैं कि यहाँ नंबर बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, लेकिन वहां कम से कम कोशिशें चल रही हैं और लॉकडाउन लगा दिया गया है। लेकिन जब इस तरह के जमावड़े देखते हैं जहां पर किसी तरह की कोशिश भी नहीं है रोकने की, तो मुझे लगता है कि शायद ये 2 लाख का आंकड़ा जो हम पिछले 2 दिन से पार कर रहे हैं वो बहुत जल्द 3 लाख में भी बदल सकता है। बिल्कुल अंजलि जी, और उससे भी ज्यादा बढ़ने की संभावना है, क्योंकि जो भी सावधान तरह से हमको रहना चाहिए हम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। रैलियां चल रही है, आपने अभी अभी तस्वीरें दिखाई जो हरिद्वार में हो रहा है, तो अगर ये सब हम करेंगे तो जरूर आंकड़े बढ़ेंगे। जी डॉक्टर जैन, आप क्या कहना चाहेंगे इस वक्त कि कोरोना, एक तरफ कोरोना के कर्फ्यूज लग रहे हैं, नाइट कर्फ्यू, वीकेंड कर्फ्यू। हालांकि इसके मामले में मेरी राय वीकेंड कर्फ्यू के मामले में भी बहुत अलग है, वो कितना कारगर होता है वो हम सभी जानते हैं, लेकिन कोशिश जो है वो कहीं ना कहीं उसकी रफ्तार रोकने की है। ऐसे में क्या कुछ राज्यों में कोशिश और कुछ राज्यों में पूरी छूट, इससे देश का जो ग्राफ है उस पर क्या असर पड़ेगा? देखिए,
एक अफसोस की बात है कि पिछले साल के तजुर्बे के बावजूद जितनी मुश्किलें हमने फेस करी थी लास्ट ईयर, उसके बावजूद हम लोग इस बारी सचेत नहीं रहे, हमने प्रिकॉशंस नहीं लिए और इसको बढ़ने दिया, क्योंकि हम लोगों की सबकी जिम्मेदारी है, ये खाली एक पॉलिटिशियंस की या कौम की या किसी की नहीं है। हमें अपने आप सबको जिम्मेदार होना चाहिए था। और ये शायद जो लॉकडाउन है, ये एक चेतावनी है, एक वार्निंग है कि भाई हम जिस तरह जा रहे हैं, जिस तेजी से बढ़ रहे हैं हमारे नंबर, कि हमें और हमारे पास कोई चारा नहीं रहेगा सिवाय इसके कि पूरे शहर को या पूरे देश को बंद कर दिया जाए, जो बहुत अफसोस की बात होगी मेरी समझ में। हम लोगों ने इतना एक्सपीरियंस गेन करा पिछले साल में, हम लोगों को सीख लेनी चाहिए थी कि अब हमारी अपनी सबकी जिम्मेदारी है कि अगर सिम्टम्स हैं घर पे रहें, मास्क पहन के रखें, भीड़ में ना जाएं बिना वजह। वो सब हम भूल गए और इस साल भी जब नंबर बढ़ते गए हैं, फिर भी मुझे तो नहीं नजर आया कहीं पे, एटलीस्ट दिल्ली में, कि किसी को कोई फर्क पड़ रहा था। सो एक अभी भी लोगों को संभलने की जरूरत है और अपनी अपनी जिम्मेदारी समझने की जरूरत है। डॉक्टर पारिक, कहीं ना कहीं अब शायद जो उत्तराखंड सरकार है, क्योंकि उसमें ग्राफ काफी तेजी से ऊपर जा रहा है, और अगर मैं आपको मौत की दर बताऊं तो मौत की दर में बंगाल दूसरे नंबर पे है। ये कल के आंकड़े मेरे पास है, बंगाल दूसरे नंबर पे था और उत्तराखंड 5वें नंबर पर था। तो मौत की दर उनकी काफी ज्यादा है। ऐसे में क्या अब वक्त है कि सरकार को, प्रशासन को शायद अब अखाड़ों के साथ बैठ करके बातचीत करनी पड़ेगी? क्योंकि एक अखाड़ा तो विड्रॉ कर गया, उसने कहा है हम जा रहे हैं, 2 हफ्ते का कुंभ बाकी, लेकिन हम जा रहे हैं। जी बिल्कुल। ये अफसोस की बात तो है, लेकिन बिल्कुल आश्चर्य की बात नहीं है। जैसे जॉर्ज संतानिया ने कई 50 साल पहले लिखा था कि जो लोग इतिहास का सबक नहीं सीख पाते, उनको उन्हीं कठिनाइयों का सामना वापस करने पड़ता है। और जैसे अभी हम जा रहे हैं, एक तरफ जैसे आपने बताया लॉकडाउन की तरफ, दूसरी तरफ आप बता रहे हैं जैसे हम लोग कुंभ मेला की तरफ जा रहे हैं। तो ये ऐसे लगता है कि गाड़ी में हम एक्सेलरेटर और ब्रेक दोनों साथ साथ लगा रहे हैं और इसका नतीजा ठीक नहीं रहेगा अंजलि जी। तो जो कुछ भी अभी हम कर सकते हैं इसको रोकने के लिए, वो करने की बहुत ही जरूरत है। बिल्कुल। डॉक्टर जैन, मेरे पास 1 मिनट इस टॉपिक पे बाकी है, लेकिन पीक जो हम कहते हैं, पीक होने के लिए अलग अलग राज्यों के पीक भी बहुत कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर होते हैं। तो क्या अगर आज हम देख रहे हैं ग्राफ ऊपर जा रहा है, क्या हम पीक तक पहुंच चुके हैं या हमें अभी काफी कुछ बुरा देखना बाकी है? एक चीज जो हमें सबको समझनी चाहिए, और आप भी सब प्रेस में भी कह रहे हैं, कि टेस्टिंग फैसिलिटीज अब बिल्कुल हमारी जो है वो स्ट्रेच हो गई हैं, और जितने लोग जितनी जल्दी टेस्ट करवाना चाहते हैं शायद वो हो भी नहीं पा रहे हैं। तो ये जो नंबर हमें नजर आ रहे हैं ये ऑलरेडी इससे ज्यादा है मेरे हिसाब से। तो पीक का किसी को नहीं पता, मेरे हिसाब से ये पीक नहीं है अभी, और मेरे हिसाब से इसमें और अभी बढ़ोतरी होगी, क्योंकि अभी जिस तेजी से बढ़ रहा है ये अभी रुकेगा नहीं। कम से कम 2-4 हफ्ते हमें बहुत ध्यान से वॉच करना पड़ेगा, फिर शायद हमें ज्यादा क्लियर हो ये। बिल्कुल, आप दोनों हमारे साथ बने रहें। हम कुंभ और चुनाव की इस चर्चा से भी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये वो चर्चा है जो शायद हमारे स्तर पर नहीं बल्कि सरकारों और प्रशासन के स्तर पर होनी चाहिए। और हम उम्मीद ये करेंगे कि हम जो आपको समझा सकते हैं वो ये कि अगर आप इस तरह की जगहों पे हैं तो आप किस तरीके से डबल मास्क पहन करके अपने आप को बेहतर तरीके से बचा सकते हैं, और साथ ही में आपके भेजे हुए सवालों के जवाब भी देंगे हमारे एक्सपर्ट्स। हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम आपको बता रहे थे कि किस तरह से अगर आप ऐसी जगहों पर हैं जहां पर बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ है तो ऐसे में आपका मास्क कैसा हो, और मास्क पहनना बेहद जरूरी है। आप काम के लिए जरूर बाहर जाएं, लेकिन बिना मास्क के ना जाएं। तो कैसा मास्क पहने? अगर आप कपड़े का मास्क पहनते हैं तो ध्यान रखिए उसकी क्वालिटी कैसी है, वो टाइटली वोवन हो, यानी कि उसकी कसी हुई बुनाई हो। मास्क के कपड़े में 3 तहें हो
और साथ में अगर आप उसको रोशनी के सामने अगर पकड़ते हैं तो उससे रोशनी छन के आप तक ना पहुंचे, ये रोशनी को पूरी तरह से रोकते हैं। अगर आपको कहीं पे भी लगता है कि ये पूरी सुरक्षा नहीं दे रहा तो आप डबल मास्क पहने। डबल मास्क एक अच्छा तरीका हो सकता है आपके लिए अपने आप को बचा के रखने का। वहीं दूसरी तरफ एक और मास्क होता है सर्जिकल मास्क, जिसे आम लोग काफी ज्यादा पहन रहे हैं, लेकिन ये आपको पूरी सुरक्षा नहीं देता है। ये हवा से होने वाले संक्रमण को नहीं रोक पाता है, साथ में इसको 8 घंटे से ज्यादा नहीं पहन सकते, इसलिए इसमें भी आप डबल मास्क पहन के कपड़े के मास्क के साथ अपने आप को बचा सकते हैं। N95 मास्क के बारे में तो हम सभी जानते हैं, लेकिन चलिए हमारे साथ डॉक्टर्स दोनों मौजूद हैं, उनसे पूछ लेते हैं। डॉक्टर पारिक, डबल मास्क पहनने से अगर मुझे ज्यादा सुरक्षा मिलती है तो क्या आप इसको सजेस्ट करेंगे या एक साइकोलॉजिकल और मेंटल अश्योरेंस है अपने लिए? नहीं जी, बिल्कुल। इससे ज्यादा सिक्योरिटी आपको भी मिलती है, सुरक्षा हमारे लिए भी है, लेकिन दूसरों के लिए भी है। तो ये मास्क की जरूरत इसलिए है कि हमारे अंदर जो कोई वायरस हो वो बाहर नहीं जा पाए और बाहर के वायरस अंदर नहीं आ पाए। और काफी रिसर्च ने दिखाया है कि 2 मास्क लगाने से सुरक्षा बढ़ती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर पारिक का उनका भी शुक्रिया। जाते जाते हम आपको एक बार फिर से बस यही याद दिलाना चाह रहे हैं, क्योंकि हमने इस पर चर्चा भी की कि जहां बड़े बड़े जमावड़े हो रहे हैं वहां से दूर रहें, मत जाइए। आस्था सियासत सब बाद में है, सबसे पहले जान है, जीवन है। और साथ में अगर आप कहीं बाहर जाते हैं काम के लिए, क्योंकि लाइवलीहुड कमाई ये भी बहुत जरूरी हो जाती है, तो अपना मास्क पहने, और मास्क क्या, डबल मास्क पहने, ताकि आप पूरी तरह से सुरक्षित रहें। फिलहाल हमारे कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।